arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। वेद हमें व्यापक जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो कि पुरातन अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कथन है विल्सन का। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 1017 या 1028 सूक्त हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। सूक्त को ऋषियों के नाम और विषयों के आधार पर 10 मंडलों में संगठित किया गया है। पहला और 10वां मंडल संभवतः बाद में जोड़े गए हैं। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद से आर्यों की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक स्थिति। ऋग्वेद के अध्ययन में तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि ऋग्वैदिक भारत के शासन विधान को इन आरोही क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता है: परिवार, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र या देश। पहला, परिवार। परिवार राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का सबसे अधिक आयु वाला पुरुष परिवार का प्रधान होता था और संयुक्त परिवार का प्रचलन यहाँ था। दूसरा, ग्राम। कई परिवारों का सम्मिलित रूप ग्राम कहलाता था। ग्राम का मुखिया या अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। तीसरा, विश। कई ग्रामों के समूह को विश कहते थे। विश का प्रधान अधिकारी विशपति कहलाता था। चौथा, जन। अनेक विश मिलकर जन बनते थे। जन का प्रशासनिक अधिकारी गोप कहलाता था। पांचवा, राष्ट्र या देश। संपूर्ण देश को राष्ट्र की संज्ञा दी गई थी। राजा राष्ट्र का रक्षक था। शासन व्यवस्था। प्रोफेसर V.M. आप्टे का मत है कि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र ही साधारणतः प्रचलित था। पहला, राजा। राजा सबसे पहला स्थान होता था इसका। ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। राजा शासन का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था और सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। ऋग्वेद में राजा को गोप जनस्य यानी प्रजा का रक्षक और पुराम भेत्ता मतलब नगरों पर विजय करने वाला कहा गया है। राजा पर प्रजा का अंकुश होता था। प्रजा यानी विश की स्वीकृति से ही राजा अपने पद पर कार्य करता था। जनहित में कार्य न करने पर प्रजा को राजा को पदच्युत करने या निर्वासित करने का अधिकार था। राज्याभिषेक के समय राजा प्रतिज्ञा करता था कि वह प्रजा की रक्षा करेगा। दूसरा, राजकीय पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी व रत्नी। राजा के प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित व सेनानी थे। पुरोहित राजा का पथ प्रदर्शक, उपदेशक, दार्शनिक और मित्र था। राजा को राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में सहायता प्रदान करता था पुरोहित। डॉक्टर कीथ का कथन है कि वैदिक पुरोहित ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी था। इन्होंने समय समय पर भारत में विभिन्न अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता दिखाई और यह स्वीकार करना ही होगा कि आरंभिक वैदिक आर्यों के समय में विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे मुनि शासन विधान में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सेनानी। सेनानी सैनिक संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। रत्नी। ऋग्वेद में ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मकार का उल्लेख है। इन्हें रत्नी कहा जाता था।
राज्याभिषेक के समय राजा इन सबको आमंत्रित करता था। अभिषेक के पहले राजा रत्नी की पूजा करता था। ऋग्वेद काल में रत्नी की पूजा इन पदाधिकारियों के सम्मान का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ग्रामणी गांव का प्रमुख पदाधिकारी था। यह गांव की जनता और राजा के मध्य सेतु की भांति कार्य करता था। गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और जनता की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था ग्रामणी। तीसरा, सभा और समिति। ऋग्वेद में सभा और समिति के संबंध में जो जानकारी मिलती है उससे इनके कर्तव्यों और वास्तविक अर्थ का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अथर्ववेद में सभा और समिति दोनों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है और उन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। डॉक्टर कीथ का मत है कि समिति प्रजा की परिषद थी और सभा उसके भवन का नाम था। लुगविक का विचार है कि सभा उच्चतर भवन और समिति निम्नतर भवन के नाम है। जिमर का विचार सर्वाधिक उपयुक्त लगता है कि सभा ग्राम संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था है। हमें इन संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों के संबंध में निष्कर्षतः कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन यह निश्चित है कि सभा और समिति के माध्यम से प्रजा राजा की शक्तियों पर अवश्य नियंत्रण रखने का कार्य करती होगी। न्याय व्यवस्था। राजा देश का सर्वोच्च पदाधिकारी और न्यायाधीश था। राजा पुरोहित के परामर्श से न्याय का कार्य करता था। शारीरिक दंड और मृत्यु दंड भी दिए जाते थे। सामाजिक व्यवस्था। इसमें परिवार, विवाह, समाज में स्त्रियों की स्थिति, वेशभूषा, भोजन, मनोरंजन के साधन और जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले जानते हैं परिवार के बारे में। ऋग्वैदिक काल में समाज में न्यूनतम इकाई परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार का वयोवृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता था। गृह स्वामी के निरीक्षण और नियंत्रण में परिवार के संपूर्ण कार्य होते थे। संयुक्त परिवार की परंपरा का प्रचलन था। दूसरा, विवाह। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। धार्मिक कार्यों के लिए पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। सामान्य प्रजा में एक विवाह का प्रचलन था, लेकिन राजवंशों में बहु विवाह की परंपरा थी। संतान न होने पर विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं थी। कन्याओं को वर चुनने की स्वतंत्रता थी। तीसरा, समाज में स्त्रियों की स्थिति। आर्य जगत में स्त्रियों का समाज में एक विशेष स्थान था। धार्मिक कार्यों में पत्नी का साथ होना आवश्यक होता था। स्त्रियां वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी। पुत्री को शिक्षा का उतना ही अधिकार था जितना पुत्र को प्राप्त था। पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। वह भी अपने भाइयों की भांति ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा ग्रहण करती थी। कई कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थीं। उन्हें अमाजु कहते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना घोषा, लोम मुद्रा, विश्ववारा, उपला और सिकता जैसी विदुषी स्त्रियों ने की थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। चौथा, वेशभूषा। आर्य समाज के लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। नीवी शरीर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। वास शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। अधिवास सबसे ऊपर की बाहरी पोशाक, जिसे द्रापी भी कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत और ऊन के रंग बिरंगे बने होते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आर्य गले में निष्क और कान में
कर्ण शोभन आभूषण पहनते थे, बालों के लिए कंघी और तेल का उपयोग करते थे। स्त्रियों की तरह ही कभी-कभी पुरुष भी जूड़ा बनाते थे। 5वां, भोजन। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे। शाकाहार में दूध व दूध से बने हुए पदार्थ जैसे घी, दही, मट्ठा, मक्खन आदि का उपयोग करते थे। चावल और जौ की रोटियों को घी में मिलाकर खाया जाता था। अन्नों में जौ, धान, उड़द, मूंग, सब्जियां, फलों का विशेष उपयोग होता था। मांसाहारी भोजन के रूप में भेड़ व बकरी का मांस खाया जाता था। आर्यों में एक पेय पदार्थ प्रचलित था जिसे सोमरस भी कहते थे। 6वां, मनोरंजन के साधन। आर्यों के आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, संगीत और नृत्य थे। स्त्री पुरुष दोनों उत्सवों में नृत्य करते थे। वाद्य यंत्रों में वीणा, शंख, झांझ, मृदंग और बांसुरी का प्रयोग किया जाता था। A.L. बाशम के अनुसार वे संगीत प्रेमी थे। वे मंजीरा और ढोल बजाने के साथ साथ बांसुरी, सितार व बीन बजाते थे। ऋग्वेद में जुआ खेलने का उल्लेख है। हाथी, हिरण, सिंह, भैंसे और सूअर का शिकार ऋग्वैदिक आर्य करते थे। 7वां, जाति व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद सूक्त का कथन है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी बाहुओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जाति व्यवस्था का आधार कर्म था। पुरुष सूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में वैश्य व शूद्र शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।